लखनऊ के एक आधुनिक अपार्टमेंट में रहने वाली अर्पिता की जिंदगी बाहर से परफेक्ट दिखती है, लेकिन घर की चार दीवारों के अंदर वो अपमान और खामोशी का दर्द सह रही होती है। होलिका दहन की रात, जब रिश्तों के बीच छिपी सच्चाइयां सामने आने लगती हैं, तो एक ऐसी घटना होती है जो पूरे परिवार को झकझोर देती है। शर्मा परिवार बाहर से देखने पर यह बिल्कुल परफेक्ट लगता था, लेकिन उस घर की दीवारों के अंदर एक ऐसी खामोशी बस चुकी थी जो किसी तूफान से कम नहीं थी। अर्पिता इस घर की बहू थी। शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन आज भी उसे इस घर में अपनापन नहीं मिला था। उसकी सास सुनीता जी हर बात में कमी निकालती और पति कार्तिक ऑफिस की भाग दौड़ में इतना उलझा रहता कि अर्पिता की आंखों का दर्द कभी पढ़ ही नहीं पाया। होली आने वाली थी। पूरे अपार्टमेंट में रंग पिचकारी मिठाइयों की खुशबू फैल रही थी। बच्चे नीचे पार्क में होली के गाने पर नाच रहे थे, लेकिन अर्पिता के दिल में जैसे रंगों की जगह सिर्फ धुंध भर गई थी। एक शाम जब वो रसोई में गुजिया तल रही थी, तभी सुनीता जी की आवाज आई, अर्पिता, मिठाई बनाना भी नहीं आता तुम्हें? हमारे घर की बहुएं तो होली से पहले पूरा घर महका देती थी। ये शब्द तीर की तरह अर्पिता के दिल में उतर गए। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप आंसू पोंछकर काम करती रही। उसी रात बालकनी में खड़ी होकर उसने नीचे जलने वाली होलिका की लकड़ियों को जमा होते देखा। उसे लगा जैसे हर लकड़ी उसके अंदर जमा दर्द का एक टुकड़ा हो। उसे क्या पता था, इस बार की होलिका दहन सिर्फ लकड़ियों को नहीं जलाएगी, बल्कि कर्मों का सच भी सामने लाएगी। होलिका दहन में अब सिर्फ 2 दिन बचे थे, लेकिन शर्मा परिवार के घर का माहौल पहले से भी ज्यादा भारी हो गया था। बाहर सोसाइटी में रंगों की तैयारियां जोरों पर थी। हर फ्लोर पर बच्चे रंगों के पैकेट छिपा कर रखते। महिलाएं मिलकर होली के गीतों की प्रैक्टिस करती और नीचे पार्क में हर शाम ढोलक की थाप गूंजती। लेकिन 7वीं मंजिल के उस फ्लैट में जैसे समय ठहर गया था। अर्पिता पिछले कुछ दिनों से बहुत चुप रहने लगी थी। वो घर का हर काम समय पर करती, किसी से बहस नहीं करती, लेकिन उसकी आंखों की चमक जैसे कहीं खो गई थी। कार्तिक ने भी महसूस किया था कि अर्पिता अब पहली जैसी नहीं रही, लेकिन उसने हमेशा की तरह इसे नजरअंदाज कर दिया। उस रात खाना खाते समय अचानक सुनीता जी बोली, देखो अर्पिता, इस बार होली में हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं, कोई कमी नहीं दिखनी चाहिए, समझी? अर्पिता ने धीरे से जी कहा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। कार्तिक ने पहली बार गौर से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ, तबीयत ठीक है? उसने पूछा। अर्पिता कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कार्तिक, क्या मैं इस घर में सच में अपनी जगह बना पाई हूँ? ये सवाल जैसे कमरे की हवा में ठहर गया। कार्तिक चौंक गया, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। सुनीता जी तुरंत बोली, ये कैसी बातें कर रही हो? हमने तुम्हें अपने घर की बहू बना कर रखा है, और क्या चाहिए? अर्पिता मुस्कुराने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप उठकर कमरे में चली गई। उस रात उसने अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली। उसमें शादी के बाद के हर दिन की छोटी छोटी बातें लिखी थी। पहली होली की उम्मीदें, पहली डांट, पहला अपमान, और हर बार खुद को समझाने की कोशिश। उसने डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, शायद इस बार होली मेरे लिए कुछ अच्छा लेकर आएगी।
उधर सुनीता जी को भी बेचैनी हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि अर्पिता की खामोशी में कोई तूफान छिपा है, लेकिन उनका अहंकार उन्हें ये स्वीकार करने नहीं देता था कि शायद गलती उनकी भी हो सकती है। नीचे सोसाइटी में होलिका की लकड़ियां अब लगभग तैयार हो चुकी थी। लोग कहते हैं कि होलिका दहन बुराई को जलाने का प्रतीक है, लेकिन इस बार बुराई किसी लकड़ी में नहीं, बल्कि रिश्तों के बीच छिपी हुई थी। सुबह की हल्की धूप पर्दों से छनकर कमरे में आ रही थी, लेकिन अर्पिता की रात अब तक खत्म नहीं हुई थी। वो पूरी रात जागती रही थी, डायरी के पन्ने पलटते पलटते, जैसे अपनी ही जिंदगी को दोबारा जी रही हो। उसे अपनी शादी का पहला दिन याद आया, जब वो लाल जोड़े में इस घर में आई थी। तो दिल में कितने सपने थे, सास का प्यार, पति का साथ, और एक ऐसा घर जहां वो खुद को पूरी तरह अपना सके। उस दिन सुनीता जी ने भी मुस्कुराकर उसका स्वागत किया था, लेकिन वो मुस्कान जैसे सिर्फ रस्मों तक सीमित थी। धीरे धीरे समय बदला और रिश्तों की परतें भी खुलने लगी। पहले छोटी छोटी बातें थी, अर्पिता चाय में चीनी ज्यादा है, अर्पिता हमारे घर का तरीका अलग है। फिर वही बातें तानों में बदल गई, तुम्हारे मायके में शायद किसी ने सिखाया नहीं। हर ताना अर्पिता के आत्मविश्वास को थोड़ा थोड़ा तोड़ता गया। कार्तिक हमेशा बीच में फंस जाता। वो अर्पिता से प्यार करता था, लेकिन अपनी माँ के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत उसमें कभी नहीं आई। उसे लगता था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं समझ आया कि समय कभी कभी घाव भरने के बजाय और गहरा कर देता है। उस दिन दोपहर में जब अर्पिता बालकनी में बैठी थी, तो नीचे बच्चों को होली की रिहर्सल करते देख अचानक उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे अपनी बचपन की होली याद आ गई। मायके का आंगन, माँ के हाथ की गुजिया और पापा की हंसी। उसने धीरे से खुद से कहा, कितना आसान था तब खुश रहना। उधर सुनीता जी भी अपने कमरे में बैठी पुरानी फोटो एल्बम देख रही थी। एक तस्वीर पर उनकी नजर टिक गई, कार्तिक की बचपन की तस्वीर, जिसमें वो रंगों से सना हंस रहा था। उसकी आंखें भीग गईं। शायद उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि घर में जो दूरी बढ़ गई है, वो सिर्फ अर्पिता की वजह से नहीं है। कहीं न कहीं उनकी अपनी शक्ति भी जिम्मेदार है। शाम को कार्तिक ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि घर में अजीब सी खामोशी है। उसने धीरे से अर्पिता से कहा, हम कल शाम नीचे होलिका दहन देखने चलेंगे साथ में। अर्पिता ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद, डर दोनों थे। उसे महसूस हो रहा था कि ये होली कुछ अलग होने वाली है, जैसे बीते समय की सारी परछाइयां अब सामने आने वाली हूं। और शायद उसी आग में तय होगा कि कौन सा रिश्ता राख बनेगा और कौन सा रिश्ता फिर से जन्म लेगा। होलिका दहन की सुबह जैसे ही हुई, पूरे रेजिडेंसी में त्योहार की हलचल तेज हो गई। हर घर में मिठाइयों की खुशबू आ रही थी, बच्चों की हंसी गलियारों में गूंज रही थी, और नीचे सोसाइटी के पार्क में लकड़ियों का बड़ा ढेर अब पूरी तरह तैयार हो चुका था। लेकिन शर्मा परिवार के घर में माहौल बिल्कुल अलग था, भारी, खामोश और भीतर ही भीतर सुलगता हुआ। अर्पिता सुबह से ही काम में लगी हुई थी। उसने अकेले ही घर की सफाई की, रंगोली बनाई, मिठाई तैयार की और रिश्तेदारों के आने की तैयारी भी कर ली। उनके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, लेकिन उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। जब सुनीता जी ने घर देखा तो कुछ पल के लिए उनके चेहरे पर संतोष आया, लेकिन अगले ही पल उनका स्वभाव हावी हो गया। रंगोली ठीक है, लेकिन पहले वाली बहुओं जितनी सुंदर नहीं है, उन्होंने धीमे से कहा। ये शब्द फिर से अर्पिता के दिल में चुभ गए। उसने सिर झुका लिया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू के साथ एक हल्की सी थकान भी थी,
जैसे अब उसे दर्द से ज्यादा आदत हो गई हो। दोपहर में रिश्तेदार आ गए। सबके सामने सुनीता जी बार बार अर्पिता की छोटी छोटी कमियां गिनाने लगी। अर्पिता मुस्कुराकर सब सहती रही, लेकिन अंदर ही अंदर उसका आत्मसम्मान टूटता जा रहा था। कार्तिक ये सब देख रहा था। उसके दिल में पहली बार एक बेचैनी उठी। क्या सच में वो अपनी पत्नी के साथ न्याय कर रहा है? शाम होते होते माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। जब सब लोग नीचे होलिका दहन के लिए आने लगे, तभी अचानक एक छोटी सी बात ने आग का रूप ले लिया। सुनीता जी ने सबके सामने कहा, अर्पिता, पूजा की थाली भी ठीक से नहीं सजा पाई तुम। हर काम में लापरवाही ही दिखाती हो। ये सुनते ही अर्पिता का धैर्य टूट गया। उसने पहली बार आवाज उठाई, माँ जी, मैंने हमेशा कोशिश की कि आपको खुश रख सकूं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि मुझे भी सम्मान चाहिए? पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। रिश्तेदार एक दूसरे को देखने लगे। सुनीता जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बहू होकर मुझे जवाब दे रही हो, यही संस्कार हैं तुम्हारे? अर्पिता की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उसकी आवाज कांपी नहीं। संस्कार चुप रहना नहीं, सम्मान देना भी सिखाते हैं। कार्तिक बीच में खड़ा था, एक तरफ माँ, दूसरी तरफ पत्नी। पहली बार उसे समझ आया कि उसकी खामोशी ही इस दूरी की सबसे बड़ी वजह है। नीचे पार्क में होलिका जलाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, लेकिन उसने खुद को संभाल रखा था। वो भीड़ से थोड़ी दूर खड़ी होकर होलिका को देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस आग ने उसकी 3 साल की हर चुप्पी, हर अपमान, हर अधूरी उम्मीद धीरे धीरे सुलगा रही हो। पास ही कार्तिक खड़ा था। आज पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि उसकी चुप्पी ने अर्पिता को कितना अकेला कर दिया। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। उधर सुनीता जी भीड़ में खड़ी थी, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था। उन्हें बार बार अर्पिता की बातें याद आ रही थी। मुझे भी सम्मान चाहिए। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या सच में उन्होंने अपनी बहू के साथ बहुत कठोर व्यवहार किया? लेकिन फिर उनका अहंकार उन्हें रोक देता। मैं गलत कैसे हो सकती हूँ? पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। सब लोग होलिका की परिक्रमा करने लगे। जब अर्पिता की बारी आई, तो उसने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। उसके मन में कोई मांग नहीं थी, बस एक प्रार्थना थी कि या तो रिश्ते बदल जाएं या मुझे सहने की ताकत मिल जाए। तभी अचानक एक छोटी सी घटना ने सबको चौंका दिया। परिक्रमा करते समय सुनीता जी का पैर लकड़ी के एक टुकड़े में अटक गया और वो गिरते गिरते बची। अर्पिता ने बिना सोचे तुरंत उन्हें संभाल लिया। उसने घबरा कर कहा, माँ जी, आपको चोट तो नहीं लगी? उस पल दोनों की आंखें मिली। उस नजर में गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक अनकही भावना थी, जैसे रिश्ते की जड़ अभी भी कहीं जिंदा हो। आग अब तेजी से भड़क चुकी थी। लपटें आसमान की ओर उठ रही थी और उनकी रोशनी में हर चेहरा साफ दिख रहा था। कार्तिक ने अचानक अर्पिता का हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज भर्रा गई, अर्पिता, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा आसान रास्ता चुना, लेकिन आज समझ आया कि तुम्हारे लिए खड़ा होना ही मेरा सबसे बड़ा फर्ज था। अर्पिता की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं था, एक हल्की सी राहत भी थी। सुनीता जी ये सब देख रही थी। उनके अंदर जैसे कोई दीवार धीरे धीरे टूट रही थी। आग की लपटें तेज होती जा रही थी और हर लपट जैसे एक सवाल बनकर उनके दिल को छूती जा रही थी। उस रात होलिका दहन की लपटों में सिर्फ लकड़ियां नहीं जली, बल्कि रिश्तों के बीच जमा अहंकार भी धीरे धीरे पिघलने लगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। होलिका दहन की अगली सुबह सोसाइटी के पार्क में सिर्फ राख बची थी। कल रात को जो आग आसमान तक उठ रही थी, आज उसी जगह हल्की धुंध और ठंडी राख थी, जैसे प्रकृति खुद बता रही हो कि हर आग का अंत शांत में ही होता है। लेकिन शर्मा परिवार के दिलों में अभी भी
भावनाओं की गर्मी बाकी थी। अर्पिता सुबह जल्दी उठ गई। उसने बालकनी से नीचे देखा तो सफाई कर्मचारी राख समेट रहे थे। उसके मन में एक अजीब सा सुकून था, जैसे कल रात उसने अपने दिल का कुछ बोझ उसी आग में छोड़ दिया हो। वो रसोई में गई और चाय बनाने लगी। आज उसके हाथों में वही काम था, लेकिन दिल में पहली जैसी घुटन नहीं थी। उधर सुनीता जी भी कमरे से बाहर आई। उनके कदम थोड़े धीमे थे। शायद कल रात की थकान या मन की उलझन अभी भी बाकी थी। अर्पिता ने बिना कुछ कहे उनके सामने चाय रख दी। कुछ पल दोनों चुप रही। फिर सुनीता जी ने धीरे से कहा, कल तुमने मुझे संभाला वरना मैं गिर जाती। अर्पिता ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, आप मेरी माँ जैसी हैं, संभालना तो मेरा फर्ज है। ये सुनकर सुनीता जी की आंखें भर आई। शायद पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जिस लड़की को वे हमेशा पराया समझती रही, वही सबसे पहले उनके लिए दौड़ी थी। उधर कार्तिक ये सब देख रहा था। उसने महसूस किया कि घर की हवा अब पहले जैसी नहीं रही। उसके मन में भी एक संकल्प पैदा हुआ। अब वो खामोश दर्शक नहीं रहेगा। दोपहर में जब सब साथ बैठे तो एक लंबी खामोशी के बाद सुनीता जी ने कहा, शायद मैंने तुम्हारे साथ बहुत सख्ती की। अर्पिता, मुझे लगता था कि बहू को सख्त बनाकर ही घर संभलता है, लेकिन मैं भूल गई कि घर डर से नहीं अपनेपन से चलता है। ये सुनकर अर्पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। 3 साल का दर्द जैसे धीरे धीरे पिघल रहा था। कार्तिक ने दोनों हाथ पकड़ लिए। उस पल में कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई नाटकीय मोड़ नहीं आया, लेकिन एक छोटी सी सच्चाई जन्म ले चुकी थी। रिश्ते बदल सकते हैं अगर दिल बदल जाए। शाम को जब रंग खेलने की तैयारी शुरू हुई तो घर में पहली बार हंसी की आवाज गूंजी। अर्पिता ने गुलाल की थाली सजाई और इस बार सुनीता जी ने खुद उसकी मदद की। राख से उठती हल्की हवा जैसे पूरे घर में एक नया एहसास भर रही थी। जैसे कल की आग ने सिर्फ अहंकार को जलाया नहीं, बल्कि रिश्तों को फिर से जीने का मौका भी दिया। लेकिन जीवन की कहानी में असली बदलाव तब साबित होता है जब वक्त फिर से परीक्षा लेता है। और शर्मा परिवार की जिंदगी में भी जल्द ही एक ऐसी घटना होने वाली थी जो बताएगी कि ये बदलाव सिर्फ पल भर का है या सच में दिल से आया है। होलिका दहन के बाद घर का माहौल जैसे सचमुच बदलने लगा था। अब रसोई में सिर्फ बर्तनों की आवाज नहीं, बल्कि हल्की हल्की हंसी भी सुनाई देने लगी थी। अर्पिता और सुनीता जी के बीच की दूरी कम तो हुई थी, लेकिन दोनों के दिलों में कहीं न कहीं ये डर अभी भी था कि क्या ये बदलाव स्थायी रहेगा या फिर समय के साथ सब पहले जैसे हो जाएगा। जीवन शायद ऐसे ही मोड़ चुनता है। जब सब ठीक होने लगता है, तभी एक नई परीक्षा सामने आ जाती है। एक शाम अचानक सुनीता जी को तेज चक्कर आया। वो ड्राइंग रूम में बैठी थी और उठने की कोशिश करते ही उनका संतुलन बिगड़ गया। अर्पिता ने तुरंत दौड़कर उन्हें संभाला, लेकिन उनकी हालत देखकर वो घबरा गई। कार्तिक ऑफिस से अभी लौटा ही था। जैसे ही उसने माँ को उस हालत में देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बिना देर किए वो उन्हें अस्पताल ले गया। अस्पताल के सफेद गलियारों में बैठी अर्पिता के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, भगवान, माँ जी को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि ब्लड प्रेशर अचानक बहुत बढ़ गया था, लेकिन समय पर अस्पताल आ जाने से खतरा टल गया। ये सुनते ही अर्पिता की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि जिनसे वो कभी दूरी महसूस करती थी, वही अब उसकी सबसे बड़ी चिंता बन चुकी थी। अस्पताल के कमरे में सुनीता जी चुपचाप लेटी थी। उनकी नजरें बार बार अर्पिता पर टिक जाती, जो हर पल उसके पास बैठी रहती। दवा देना, पानी पिलाना, डॉक्टर से बात करना, उसकी सेवा में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्चा अपनापन था। उस रात सुनीता जी सो नहीं पाई। उन्हें अपने पिछले व्यवहार की हर
छोटी बड़ी बात याद आने लगी, हर ताना, हर कठोर शब्द। और अब वही लड़की बिना किसी शिकायत के उनके लिए पूरी रात जाग रही थी। उन्होंने धीमे से अर्पिता का हाथ पकड़ा और कहा, मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन तुमने हमेशा मुझे माँ माना। अर्पिता की आंखें भर आई। उसने सिर्फ इतना कहा, रिश्ते निभाने के लिए एक को तो दिल बड़ा रखना ही पड़ता है, और मैं चाहती थी कि ये घर मेरा भी हो। कार्तिक ये सब देख रहा था। उसके दिल में गर्व और अपराध बोध दोनों थे। गर्व इस बात का कि उसकी पत्नी मजबूत और संवेदनशील है, और अपराध बोध इस बात का कि उसने ये समझने में इतना समय लगा दिया। कुछ दिनों बाद जब सुनीता जी घर लौटी तो उनका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। अब उनकी आवाज में शक्ति नहीं, अपनापन था। लेकिन असली बदलाव सिर्फ शब्दों में नहीं, नजरों में भी दिख रहा था। जहां पहले आलोचना थी वहां अब सम्मान था। उस दिन शाम को जब पूरा परिवार साथ बैठा तो घर में एक अजीब सी शांति थी, वैसी शांति जो तूफान के बाद आती है। ये घटना जैसे भगवान की तरफ से एक परीक्षा थी, और इस बार इस परिवार ने रिश्तों को चुनकर उसे पास कर लिया। अब होली का रंग सच में उनके दिलों में उतर चुका था, लेकिन कहानी अभी अपने अंतिम मोड़ तक नहीं पहुंची थी, क्योंकि कभी कभी कर्मों का फल सिर्फ समझ में नहीं आता, बल्कि एक ऐसा फैसला बनकर सामने आता है जो जिंदगी की दिशा ही बदल देता है। सुनीता जी के घर लौटने के बाद जैसे शर्मा परिवार की जिंदगी ने एक नई दिशा पकड़ ली थी। पहले जो घर सिर्फ जिम्मेदारियों और औपचारिकताओं से चलता था, अब वहां रिश्तों की गर्माहट महसूस होने लगी थी। लेकिन असली बदलाव सिर्फ माहौल में नहीं था, बल्कि दिलों में था। और वहीं किसी भी रिश्ते का सबसे बड़ा सच होता है। सुनीता जी अब हर छोटी बात में अर्पिता की मदद करने लगी थी। कभी रसोई में उसके साथ बैठकर बातें करती, तो कभी पुरानी यादें सुनाती। एक दिन उन्होंने अचानक कहा, अर्पिता मुझे लगता है मैंने जिंदगी भर रिश्तों को निभाने के बजाय उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ये सुनकर अर्पिता चौंक गई, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सुनीता जी इतनी खुलकर अपनी गलती स्वीकार करेंगी। उस पल उसे लगा जैसे उसके 3 साल के सारे घाव धीरे धीरे भर रहे हों। उधर कार्तिक भी बदल चुका था। अब वो सिर्फ ऑफिस और जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं था। वो हर शाम घर जल्दी आने लगा और तीनों साथ बैठकर चाय पीते। एक छोटा सा पल, लेकिन वही अब उनके लिए सबसे बड़ी खुशी बन गया था। फिर एक शाम सुनीता जी ने सबको बुलाकर एक बात कही, मैंने फैसला किया है कि इस घर की जिम्मेदारी अब हम तीनों मिलकर निभाएंगे। अब ये सिर्फ मेरा घर नहीं, हमारा घर है। उनकी आवाज में एक सच्चाई थी जो सीधे दिल तक उतर गई। अर्पिता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, संतोष और अपनेपन मिलने के थे। उसी रात जब तीनों बालकनी में बैठे थे, नीचे सोसाइटी में बच्चे होली के बचे हुए रंगों से खेल रहे थे। हवा में अब भी हल्की सी गुलाल की खुशबू थी। अर्पिता ने धीरे से कहा, कभी कभी भगवान हमें दर्द इसीलिए देते हैं ताकि हम रिश्तों की कीमत समझ सके। सुनीता जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, कभी कभी दर्द हमें बेहतर इंसान बना देते हैं। उस पल तीनों के बीच कोई शिकायत नहीं थी, कोई दूरी नहीं थी। बस एक सच्चा रिश्ता था जो समय और समझ से मजबूत हो चुका था। यही था कर्मों का असली फल। ना कोई सजा, ना कोई बदला, बल्कि एक ऐसा एहसास जो इंसान को भीतर से बदल दे। लेकिन हर कहानी का एक अंतिम पड़ाव होता है, जहां रिश्ते पूरी तरह अपने नए रूप में सामने आते हैं। और शर्मा परिवार की कहानी भी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां होली का रंग सिर्फ चेहरे पर नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी में स्थायी रूप से उतरने लगा था। समय धीरे धीरे अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, लेकिन शर्मा परिवार के लिए हर दिन अब पहले से अलग महसूस होता था। जिस घर में कभी खामोशी और अनकही शिकायतों का बोझ था, अब वही छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढी जाने लगी थी।
अर्पिता सुबह जब रसोई में जाती तो अब उसे अकेलापन महसूस नहीं होता। सुनीता जी खुद उसके साथ चाय बनाती और कभी-कभी पुराने दिनों की बातें करते-करते अचानक हंस पड़ती। उन दोनों के बीच अब कोई औपचारिक रिश्ता नहीं था। वो सचमुच माँ बेटी जैसा बन चुका था। कार्तिक के लिए ये बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसे अब समझ आया था कि परिवार को संभालने के लिए सिर्फ जिम्मेदारियां निभाना काफी नहीं होता, बल्कि रिश्तों को महसूस करना भी जरूरी होता है। एक रविवार की सुबह जब तीनों साथ नाश्ता कर रहे थे, सुनीता जी ने अचानक कहा, क्यों ना इस साल हम होली के बाद एक छोटी सी यात्रा पर जाएं। इतने सालों में हमने कभी साथ समय बिताया ही नहीं। अर्पिता और कार्तिक दोनों चौंक गए। जहां पहले सुनीता जी घर से बाहर जाने के नाम पर ही मना कर देती थी, आज वही परिवार के साथ वक्त बिताने की बात कह रही हैं। ये सिर्फ एक योजना नहीं थी, ये उनके बदले हुए दिल का सबसे बड़ा संकेत था। धीरे धीरे घर की दिनचर्या में एक सहजता आ गई। अब किसी काम में गलती हो जाने पर ताना नहीं, बल्कि हंसी में बात टाल दी जाती। रिश्तों का ये एक हल्कापन ही उनकी सबसे बड़ी खुशी बन गया। एक शाम बालकनी में बैठकर अर्पिता नीचे खेलते बच्चों को देख रही थी। सूरज ढल रहा था और आसमान हल्के नारंगी रंग से भर गया था। उसने सोचा, शायद जिंदगी भी होली के रंगों जैसी ही होती है, कभी बहुत गहरी कभी हल्की, लेकिन अगर दिल साफ हो तो हर रंग खूबसूरत लगता है। उसी वक्त सुनीता जी उसके पास आकर बैठ गई। उन्होंने बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया। ये स्पर्श शब्दों से ज्यादा गहरा था, जैसे दोनों के बीच अब कोई दूरी बची ही नहीं। कार्तिक भी पास आ गया और तीनों चुपचाप उस शाम को महसूस करने लगे। उस खामोशी में एक अजीब सी शांति थी, वही शांति जो सिर्फ तब मिलती है जब रिश्ते सच में सुलझ जाते हैं। ये एक नई शुरुआत थी जिसमें पुराने दर्द की यादें तो थी, लेकिन अब वे बोझ नहीं बल्कि सीख बन चुकी थी। अब सिर्फ एक आखिरी पड़ाव बाकी था, जहां ये कहानी अपने सबसे भावनात्मक निष्कर्ष तक पहुंचेगी और ये साबित करेगी कि कर्मों का फल हमेशा सजा नहीं होता। कभी कभी वो सबसे सुंदर बदलाव बनकर भी सामने आता है। 1 साल बीत चुका था। समय ने जैसे चुपचाप शर्मा परिवार की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। फिर वही होली का मौसम लौट आया था। रेजिडेंसी के पार्क में फिर से रंगों की दुकानें लग गई थी। बच्चों की हंसी हवा में घुल रही थी और हर घर में मिठाइयों की खुशबू फैल रही थी। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था, क्योंकि इस बार रंग सिर्फ बाहर नहीं उनके दिलों में भी थे। सुबह जब अर्पिता ने पूजा की थाली सजाई तो उसके हाथों में वही काम था, लेकिन मन में अब कोई डर नहीं था। उसने पीछे मुड़कर देखा। सुनीता जी उसके पास खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। उन्होंने धीरे से कहा, आज ये थाली बहुत सुंदर सजी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये सुनकर अर्पिता की आंखें भर आई। कभी जो शब्द उसे तोड़ते थे, आज वही शब्द उसे पूरा कर रहे हैं। कार्तिक ने दोनों को देखा और मुस्कुरा दिया। उसे लगा जैसे उसका घर अब सच में घर बन गया है, जहां सिर्फ दीवारें नहीं, दिल भी जुड़े हुए हैं। तीनों साथ नीचे होलिका दहन के लिए गए। जब आग जली तो अर्पिता कुछ पल उसे देखती रही। उसे पिछले साल की वही रात याद आ गई, दर्द, सवाल और टूटते रिश्ते। फिर उसने आज की आग को देखा और महसूस किया कि इस बार ये आग किसी दर्द की नहीं बल्कि एक सीख की प्रतीक है। परिक्रमा करते समय उसने मन ही मन कहा, धन्यवाद इस दर्द के लिए भी, क्योंकि उसी ने हमें जोड़ दिया। सुनीता जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब उस स्पर्श में सिर्फ सास का अधिकार नहीं, माँ का स्नेह था। घर लौटकर जब रंग खेलने का समय आया तो कार्तिक ने सबसे पहले गुलाल लगाकर अपनी माँ और पत्नी दोनों के माथे पर लगाया। उस रात तीनों हंस पड़े, एक सच्ची बेफिक्र हंसी जिसमें किसी भी तरह का बोझ नहीं था। दोपहर तक पूरा घर रंगों से भर गया था, लेकिन सबसे खूबसूरत रंग वो था जो उनके रिश्तों में घुल चुका था, सम्मान, समझ और अपनापन।
शाम को बालकनी में बैठकर जब सूरज ढल रहा था, तो तीनों चुपचाप उस पल को महसूस कर रहे थे। हल्की हवा चल रही थी और दूर कहीं से होली के गीतों की आवाज आ रही थी। अर्पिता ने धीमे से कहा, शायद हर होलिका हमें ये सिखाने आती है कि जो बुराई हम दूसरों में देखते हैं, कभी कभी वो हमारे अंदर ही छिपी रहती है। सुनीता जी मुस्कुराई और जब हम उसे पहचान लेते हैं, तो वही आग हमें बेहतर इंसान बना देती है। कार्तिक ने दोनों के कंधे पर हाथ रखा। उसने महसूस किया कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत कोई उपलब्धि नहीं बल्कि रिश्तों को बचाना होता है। उस शाम सूरज धीरे धीरे ढल गया, लेकिन उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी हमेशा के लिए बस गई। और इस तरह होलिका दहन ने उन्हें सिखाया, कर्मों का फल सिर्फ सजा नहीं होता, कभी कभी ये रिश्तों को नया जीवन देने का मौका भी होता है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।